evaluation of real definite integrals with the help of complex variable function together with residue theorem, ये आपको पढ़ना है, आज का टॉपिक है। यहां पर हम जा रहे हैं लिखने इवेल्युएशन ऑफ रियल डेफिनिट इंटीग्रल evaluation of real definite integral sometimes। देखो, बहुत ही सिंपल ये है कि हाउ टू फाइंड द रियल डेफिनेट इंटीग्रल इन इजी मैनर। तो ऐसा देखा गया कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन की सहायता से अगर कोई भी रियल वैल्यू वेरिएबल फंक्शन दिया गया है इंटीग्रल के रूप में, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल है, तो उस रियल वेरिएबल फंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में बना के और हम किस तरह से रियल डेफिनेट इंटीग्रल के रिजल्ट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर बात किया गया, इस पर काम किया गया। इसी को हम पढ़ते हैं और इसका नाम है इवेल्युएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल। ऐसे बहुत से रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं जिनका कि आसानी से, जो रियल डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते समय जो आपने रूल्स पढ़े थे, उन सारे रूल्स से आसानी से नहीं किया जा सकता है उस क्वेश्चंस को। लेकिन उसके उस क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन या रेजिड्यू थ्योरम्स का इस्तेमाल से हम इसको आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये बात अभी कुछ इसमें मैं बता भी दे रहा हूँ और इसको लिख दे रहा हूँ कि इट इज often achieved achieved by achieved the evaluation of real definite integral by choice of complex variable function choice of path of integration contour together with a residue theorem। Together with residue theorem, it is often achieved the evaluation of real definite integral by choice of complex variable function, comma, choice of path of integration contour together with the residue theorem। ये आसानी से हम निकाल सकते हैं। There is no any such relevant process to choose the function of complex variable corresponding to the given real definite integral। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई आपको फंक्शन दे दिया जाए और उसका कोई इंटरनेशनल तरीका नहीं है कि कोई फंक्शन रियल डेफिनेट इंटीग्रल में दे दिया जाए इंटीग्रेंट के रूप में और उसका हम आसानी से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का चॉइस कर सकते हैं। तो ये बात लिखी जाती है कि द चॉइस ऑफ द फंक्शन रिक्वायर्स योर ग्रेट स्किल। ये एक बात कही जाती है कि आपके अपने स्किल के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे आप चॉइस करके उस तरह के इंटीग्रल को आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है ऐसे टाइप्स के रियल डेफिनेट इंटीग्रल हैं
जिनको हम पर्टिकुलर चॉइस से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और वो बहुत ही कॉमन होता है प्रैक्टिस में, इसलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं, बताया जाता है। तो आइए हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर कि द चॉइस ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल and contour requires your skill. Some of them is common in practice, given by नंबर 1। अब कुछ ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिस में कॉमन होते हैं और उनको हम लोग पढ़ते हैं, और वो हम जा रहे हैं आपको बताने कि उनके लिए कैसे हम क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल दे दिया जाए टाइप 1 का। टाइप 1 में हम लिख दे रहे हैं आपका 0 से 2 पाई, और ये इसमें कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों है, यानी इसमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का फंक्शन है। अगर ये इस तरह का इंटीग्रल है कि 0 से 2 पाई उसकी लिमिट है, और जो इंटीग्रेंट के अंदर है वो जो है वो साइन थीटा में हो, कॉस थीटा में हो, या दोनों में हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए डी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसको कैसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में चेंज करेंगे, इसकी बात की चर्चा, और कौन सा हम कंटूर लेंगे, इसकी चर्चा हम जा रहे हैं करने टाइप 1 के लिए। तो फॉर दिस टाइप we convert f of cos theta sin theta in terms of z, यानी क्या करते हैं हम कि जो इंटीग्रेंट दिया जाता है cos थीटा sin थीटा में जो दिया गया होगा, उसको हम z में कन्वर्ट करते हैं बाय राइटिंग z is equal to e to the power I theta. Theta lies between 0 से 2 pi, that is cos theta is equal to z plus z to the power -1/2, या इसको कह लीजिए, इसको ये भी कह सकते हैं आप 1/2 z plus 1/z, and sin theta is z minus 1 upon z into 1 upon 2i, इसमें हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। एंड द कंटूर C is a unit circle mod of z is equal to 1। तो इस तरह के फंक्शन को ऐसे करके हम कर सकते हैं कि यहाँ पर z होगा, z इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, तो यहाँ पर आपका dz भी हो सकता है, आपका i e टू द पावर i थीटा और d थीटा, इसमें कन्वर्ट करके हम लोग z में लिख सकते हैं। cos थीटा की जगह पर लिखेंगे 1/2 z प्लस 1/z, साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे 1/2i z माइनस 1/z, और जो कंटूर है C उसको हम लोग लेंगे यूनिट सर्किल लेंगे। ये टाइप 1 के इवैल्यूएशन की बात मैं बता रहा हूं। टाइप 2 के इवैल्यूएशन के लिए भी हम आपको बताएंगे, टाइप 3 के लिए भी बताएंगे। तो 3 टाइप के जो कॉमन इन प्रैक्टिस हैं उसके लिए हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक एग्जाम्पल से आपको ये बात बता दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको कि इवैल्यूएट
एक एग्जाम्पल लेता हूं। इवेल्युएट the following integral by contour integration. The following integral by contour integration और वो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मान लीजिए इस इंटीग्रल को आपको इवेल्युएट करना है। इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0 से 2 पाई हो, साइन थीटा और कॉस थीटा का फंक्शन हो, या साइन थीटा में हो या कॉस थीटा में हो या साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में फंक्शन हो, तो हम क्या करते हैं कि साइन थीटा के जगह पर इसको जेड में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात हम साइन थीटा होता तो साइन थीटा की जगह पर लिखते हैं 1/2 i जेड माइनस 1/z। अगर कॉस थीटा होता है उसकी जगह पर लिखते हैं 1/2z प्लस 1/z। लिखने के बाद से ये जो पूरा इंटीग्रेशन है वो आपका जेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जेड में कन्वर्ट होने के बाद से फिर हम जो कंटूर लेते हैं सी, वो ले लेते हैं आपका यूनिट सर्किल मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1। ये बात की चर्चा मैंने इस एग्जाम्पल में के पहले कर दी थी, इसलिए अब हम जा रहे हैं इस एग्जाम्पल में वही काम करने जो हम प्रोसीजर की चर्चा आपसे मैंने किया है। तो आइए इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट अस कन्वर्ट 1/1 plus cos theta in terms of z, by writing z is equals e to the power I theta. You know, z is equal to e to the power I theta means it is cos theta plus I sin theta, and of course 1/z is e to the power minus I theta. You know, it is cos theta minus I sin theta, and so we can get z plus 1/z is equal to 2 cos theta, and so we can write here z cos theta is equals 1/2 z plus 1/z। यहां तक हमारी बात समझ में आ रही है सबको? ये हम cos थीटा को 1/2 z plus 1/z लिख देंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जब ये 1/z plus 1/z z plus 1/z लिख देंगे तो यहां मिलेगा आपका, एंड dz की वैल्यू देखें हम तो आपका आ जाएगा e to the power I थीटा इंटू आई डी थीटा। आपको पता होगा कि थीटा जो होता है वो 0 से 2 पाई के लिए होगा, एंड लेट अस चूज अ कंटूर C as a circle, unit circle mod of z is equal to 1, या हम ये भी कह सकते हैं z is equals e to the power I theta। of course theta is lies between 0 से 2 पाई। इस बात की चर्चा कर दिए हम। देन the given real definite integral, the given real definite integral is, ये आपका जो था 0 से 2 पाई और d थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज नाउ बिकम्स इंटीग्रल C। d थीटा का मतलब हो गया, आपको याद होगा, इसको हम z में चेंज करेंगे तो यहाँ पहले हम लिख लें z 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब हो गया 1/2 z माइनस 1/z,
और डी थीटा का मतलब, चूंकि आप देखे हैं कि डी थीटा जो होगा वो आई ई टू द पावर आई डी डी जेड हो जाएगा, आई ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू 1/i और डी जेड, और ये हो जाएगा जेड। ये हम लिखते हैं 1/i z इंटू डी जेड, ये हम लिख सकते हैं। z+1/z होगा। हाँ, z+1/z, राइट, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल सी, इसका एलसीएम ले लें तो नीचे हो जाएगा इसका, वो ऊपर 1 रहने दीजिए, नीचे हो जाएगा आपका 2z, यहाँ हो जाएगा 2z प्लस z² प्लस 1, सॉरी 2z प्लस z² प्लस 1, राइट, शायद यही होगा, क्यों? और यहाँ हो जाएगा 1/i टाइम्स z इंटू डी जेड। फिर इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए तो यू विल फाइंड हियर इंटीग्रल सी, ये हो जाएगा आपका 2z अपॉन z² प्लस 2z प्लस 1, और ये हो जाएगा 1/i टाइम्स z इंटू डी जेड। ये z से z कैंसिल हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं इसको 2/i इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन z² प्लस 2z प्लस 1, ये मिलते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही छोटा एग्जाम्पल लिया है जिसकी सहायता से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते होंगे। हेलो हेलो, यस सर। अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका 2z है और यहाँ पर आपका यहाँ लिखा था तो यहाँ पर ये cos 1 प्लस कॉस जेड की जगह पर यहाँ पर 2 प्लस कॉस जेड है, तब क्या होगा? यहाँ 2 प्लस कॉस जेड होगा तो ये वैसे ही रहेगा, सेम प्रोसीजर होगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 प्लस कॉस जेड, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 प्लस 4z हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? ये हो जाएगा आपका 4z, लेकिन हम अभी 4z वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो कर रहे हैं आपका 1 लेकर कर रहे हैं, इसको 1 प्लस जेड रहने दीजिए, ये मिल रहा है हमारा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप तो ये मिलेगा -2i इंटीग्रल सी। क्यों -2i? क्योंकि i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा नीचे -1 और ऊपर हो जाएगा i, -2i इंटीग्रल dz अपॉन, और ये जो z² प्लस 2z प्लस 1 है, इसका मतलब है कि z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हुआ। हेलो, यस सर। अब इसका हम निकालेंगे पोल, यहां जो निकालेंगे, नाउ द पोल ऑफ fz इज इक्वल टू, हम ले लेंगे 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर इज z इज इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का ये पोल हुआ, क्योंकि z इज इक्वल टू -1 होगा, 2 ऑर्डर का पोल हुआ, 2 ऑर्डर का पोल हो गया। और अब देखा जाए कि ये जो z इज इक्वल टू -1 जो क्या है, इसके अंदर लाई करता है कि नहीं करता है, जो आपने सर्किल लिया है यूनिट सर्किल के अंदर z इज इक्वल टू -1 लाई करता है कि नहीं करता है, इसकी बात मैं यहाँ पर जा रहा हूं बताने कि जो यूनिट सर्किल आपने लिया था वो क्या लिया था, जरा इसको ध्यान से देखें। यहाँ जो हमने यूनिट सर्किल लिया था, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया रियल एक्सिस। यूनिट सर्किल का मतलब ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -1। ये कहीं एक सर्किल बनती होगी इस तरह से, ये कहीं एक सर्किल बनती होगी। हमारा बहुत अच्छा सर्किल नहीं बन पाया है, आप इसको बना लेंगे। आप समझिए एक सर्किल है, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, -1 ये भी है, ये सी सर्किल है। तो इसके इसके बाउंड्री पर तो है ना पॉइंट z इज इक्वल टू -1, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 2 लाइज ऑन द कंटूर
कंटूर सी। सो अब हम क्या करेंगे, इस सी जेड बराबर -1 पर रेजिड्यू निकालेंगे, और भी रेजिड्यू 2 ऑर्डर का पोल है तो हम रेजिड्यू निकालेंगे। नाउ रेजिड्यू of fz at z is equal to -1 पोल ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के पोल के लिए मैंने आपसे बताया भी था कि पोल ऑफ ऑर्डर 2, तो इसमें रेजिड्यू निकालने के लिए आपको याद होगा पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए मैंने कहा था लिमिट z इज टेंडिंग टू -1, ये हो जाता था आपका 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 -1 d अपॉन d के पावर 2 -1 अपॉन dz के पावर 2 -1, और यहां होता था z -1 का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड। हेलो, हमारी बात समझ में आ रही है? हेलो, Yes, sir. अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे। जरा देखो, ये इसको सॉल्व करने पर, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां आ जाएगा आपका लिमिट z इज टेंडिंग टू -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा d अपॉन डी जेड, ये z प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, z प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू, ये अब z का मतलब है आपका 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है आपका, ये से ये कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू मिल गई 0। हेलो, समझ में आ रहा सबको? हेलो, बात क्लियर हो रही है सबको? ये मिल गया Yes, आपका sir. 0। अब ये 0 मिल गया, क्यों 0 मिल गया? क्योंकि ये z -1 का होल स्क्वायर यहाँ है, और z -1 का z प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, z प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, और उसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. आपका 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब लिखेंगे कि बाय रेजिड्यू थ्योरम, बाय रेजिड्यू थ्योरम ये कहता है कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू होती है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। यहां हो जाएगा आपका 2 पाई आई इंटू 0, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो फाइनली क्या मिल रहा है हमको? हमको फाइनली ये मिल रहा है व्हाट इज एफ जेड। हमारे पास एफ जेड क्या था? इंटीग्रल सी एफ जेड था आपका डी जेड अपॉन 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी थी? ये वैल्यू आपकी कितनी थी? ये 2 पाई आई में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह दें इसमें 2 पाई, इसमें कर दें कि 1 अपॉन, इसे ऐसे कह लिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हेंस इंटीग्रल 0 से पाई 2 पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2i इंटीग्रल सी डी जेड अपॉन 1 प्लस, यानी z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -2i इंटू 0, एंड सो इट इज 0। यही इसका आंसर होगा। तो मैंने एक अपने मन से एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, और मैंने आपसे बता भी दिया है कि आप इसी क्वेश्चन को आप करिएगा, फर्क थोड़ा सा आएगा कैलकुलेशन में। जो मैंने अभी समझाया था कि ये तो मैंने क्वेश्चन जो किया है वो किया था, आपको अभी किया है, तो किया है आपका 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा और खुद करिए आप 0 से 2 पाई और डी थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा, इसको करके दिखाइए, है ना? तो ऐसे में आप एक अपने मन से करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 आने से इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर जो आपका आ रहा है 2, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 आने से यहाँ पर आपका 4z हो जाएगा, यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका जो पोल होगा वो z इज इक्वल टू -1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। अब उस जो भी आएगा उसको आप देखेंगे कि क्या उस जो यूनिट सर्किल के अंदर लाई करता है कि नहीं करता है, या उसके बाउंड्री पर लाई करता है कि नहीं करता है। उसमें से अगर 2 वैल्यूज आती है
तो आप देखेंगे तो दोनों वैल्यू अगर उसके अंदर लाई करती है तो दोनों पर रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। अगर एक लाई करती है एक बाहर हो जाती है तो एक छोड़ दीजिएगा जो बाहर हो जाता है, और जो लाई करता है उस पर आप उसका रेजिड्यू निकालिएगा, और निकालने के बाद से फिर रेजिड्यू थ्योरम का इस्तेमाल कर लेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। ये तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का। अब हम आपको अगला बताने जा रहे हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। हेलो, तो ये अभी समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. यस सर। यहां तक में किसी कोई परेशानी हो तो आप पूछें या फिर आगे बढ़े हम। सर हाँ बोलो। सर हाँ, रेसिड्यू कैसे जीरो आ सकता है? अगर कोई पोल सर कर्व के बाहर लाई करता है तब तो रेसिड्यू जीरो होता है। रेसिड्यू की कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए। रेजिड्यू की वैल्यू कैसे आएगी? जिसे मान लो होता क्या है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन आपका है, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका है, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो z बराबर -1 एक आ रहा है, क्योंकि पोल आ रहा है। तो यहाँ पर अगर पोल आ रहा है और उसके बाउंड्री पर कहीं भी एक क्लोज कर्व है, इसको आप जनरल इवेल्युएट करिए। आप 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 0 से 2 पाई करके इसको इवेल्युएट करिए। ये तो आपका 11 12 का क्वेश्चन है, 12 का। इसको इवेल्युएट करिए, Yes, देखिए sir. इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती है। तो ये बात हमको तो एक छोटा एग्जांपल मैंने इसलिए लिया जस्ट टू वेरीफाई कि ये ऐसे भी हम, ये तरीका है एक तरीका करने का, आप इसको करिए। यहाँ पर मैंने किया ना आपके लिए, वहां तो 0 इसलिए आया क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होनी थी, इसलिए आपका रेजिड्यू 0 आया। वहां हम तो प्रोसीजर फॉलो किए। आई डोंट नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिड्यू, मुझे क्या पता था कि वैल्यू क्या हो सकती है रेजिड्यू की, ये आपको क्या पता है? रेजिड्यू तो निकलेगा ही। जो तरीका है आपका, पोल आपका z इज इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 2 मिल रहा है, तो आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो प्रोसीजर से आपका रेजिड्यू 0 भी आ सकता है। 0 आने का मतलब हो गया कि वो आपका पूरा पूरा उसके अंदर एनालिटिक है, उसके बाउंड्री पर का किसी पॉइंट पर के लिए ये कॉची थ्योरम से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात है। हेलो, तो समझ में आया कोई आपको? हेलो। यस सर, यस सर। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आप करिएगा, देखो हम बता दिए आपसे 0 से 2 पाई और डी थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा के मैंने काम दे दिया आपको। आइए 1 प्लस कॉस थीटा मैं अपने मन से लेके बताया हूं। आप 2 प्लस कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पर रेजिड्यू 0 नहीं आएगा, कुछ आएगा। कुछ आएगा तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आके कुछ निकलेगी, और वो निकाल के आपको खुद दिखाना है। अब हम जा रहे हैं आपको बताने दूसरा। अगर मान लीजिए टाइप 2 के डेफिनेट इंटीग्रल्स हो दिए गए हो, मान लीजिए कि आपको दे दिया जाए, दूसरा टाइप का है ये। इफ द रियल डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑफ टाइप, इस तरह का हो, जैसे हम कह दें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, एफ एक्स इंटू, यहां पर कॉस एम एक्स भी हो सकता है, साइन एम एक्स भी हो सकता है। साइन एम एक्स या कॉस एम एक्स ये हो, ये और लिख दे रहे हैं, और यहां डी एक्स लिख दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका चॉइस ऑफ फंक्शन क्या होगा, मैंने, और चॉइस ऑफ कंटूर क्या होगा, इसके बारे में आपको समझना है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन एफ एक्स है, हम ये भी कह सकते हैं कि वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का मतलब हो गया कि p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में। रेशनल फंक्शन हो, कोई भी रेशनल फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शंस का हम का चॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर इन दिस टाइप 2 may be considered by the choice of complex variable function
complex variable function fz as complex variable function लिख दीजिए, fz मत लिखिए, as क्या करेंगे हम उसमें यही करेंगे कि जो fx है उसको मान लेते हैं कैपिटल fz मान लेते हैं। जो fx है ये fx में, और यहां पर लिख देंगे इंटू e टू द पावर i mx, और यहां पर x बराबर z लिख देंगे। यानी कि fx में क्या मतलब हुआ कि जो fx दिया गया है, x में जो भी दिया गया है रेशनल फंक्शन में होगा 1/x² + 1 होगा, x + 2/x + 4 होगा, जो भी दिया गया है उसमें x बराबर z लिखेंगे। और ये cos या sin या cos sin दोनों हो तो वहां पर e टू द पावर i mx हो जाएगा, यानी i mz हो जाएगा। यानी we need to write here f of z into e to the power i mz। ये हमने चॉइस ऑफ फंक्शन के बारे में बताया कि ये कॉमन इन प्रैक्टिस में है कि अगर इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रल्स दिए जाते हैं तो ये आपका चॉइस होता है फंक्शन का। अब हम बात करते हैं चॉइस ऑफ पाथ की आपकी। तो चॉइस ऑफ पाथ की जब बात करते हैं हम, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं चॉइस ऑफ पाथ, चॉइस ऑफ कंटूर C इज, अब हम आपको लेना होगा कंसिस्टिंग ऑफ पहला -r